morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Oh. तो सबसे पहले तो मेरा नाम अनंत है। सबसे पहले ये ठीक है। और आज तो मौसम भी बढ़िया हो रहा है? ये जो ऑनलाइन वाले हैं इनके फिर भी ठीक मजे हैं। घर पे बढ़िया पकौड़े भी खा रहे होंगे और चाय भी पी रहे होंगे और पढ़ भी रहे। तो सबसे पहले मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे आरजेएस वाले कितने हैं, और जो सिर्फ आरजेएस की भी तैयारी कर रहे हैं और जेलो की भी तैयारी कर रहे हैं, और सिर्फ जेलो वाले कितने हैं? सिर्फ जेलो और आरजेएस भी कर रहे हैं अपने सर, ऑनलाइन के अंदर? सिर्फ जेलो अजीत जी? यस सर। और बाकी सर आरजेएस आरजेएस। तो आपको एग्जाम की स्कीम का तो सब कुछ पता ही होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के पेपर होते हैं, एग्जाम में कितने नंबर पास होने के लिए चाहिए होते हैं, ये सब नहीं। दो दो क्राइटेरिया होता है इसका। आपके जेलो के एग्जाम में 4 पेपर आएंगे, ठीक है, 50-50 मार्क्स के। ठीक है, 200 नंबर का पेपर है आपका। एक पेपर आपका आएगा कॉन्स्टिट्यूशन का, एक पेपर आएगा आपका लॉज का, और 2 पेपर आएंगे आपके लैंग्वेज के, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है। अब कट ऑफ पता है लास्ट ईयर कितनी गई थी जेलो की? लास्ट ईयर मैं कट ऑफ बता रहा हूँ जनरल की। तो अगर कोई रिजर्वेशन का भी है तो भी वो जनरल की कट ऑफ के ही मार्क्स लाने हैं उसको। हिंदी इंग्लिश का तो सर एक ही पेपर होता है। हाँ क्या मैम? हिंदी इंग्लिश का तो एक ही पेपर होता है सर। तो फिर एक पेपर तो हो गया कॉन्स्टी का। हाँ, एक पेपर है सीआरपी का। अच्छा, एविडेंस का अलग होता है। और एक एविडेंस लिमिटेशन इंटरप्रिटेशन का। हाँ 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 हाँ, एक है एविडेंस। लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी ना जनरल की, वो गई थी 155। ये कट ऑफ है प्री की। आपको ये पता ही है कि जेलों के अंदर प्री और इंटरव्यू ही होता है, मेंस वगैरह कुछ भी नहीं होते। लास्ट ईयर जो कट ऑफ प्री की गई थी वो गई थी 155। ठीक है। अब एक चीज याद रखना, जेलों के अंदर जो लोग तैयारी सिर्फ जेलों की कर रहे हैं उनके लिए ये कंपटीशन थोड़ा टफ पड़ता है एज कंपेयर टू जो आरजेएस की भी करते हैं। क्योंकि आरजेएस वाले जो बच्चे होते हैं वो फटाफट ग्रैब करते हैं सब्जेक्ट को, और वो आरजेएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। और जेलों का अगर आप लास्ट ईयर का कोई भी पेपर उठा के देखोगे ना, क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट आते हैं। मतलब ठीक है, वो 4-5 क्वेश्चन आपको घुमा के दे सकते हैं। कॉन्स्टी की अगर अपन बात करें तो 4-5 क्वेश्चन तो आपको केस कॉस्ट में घुमा के दे सकते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, 150 क्वेश्चन आते हैं, है ना? तो 150 के अंदर आप ऐसे मान के चलना 120 से 125 क्वेश्चन तो आपको एकदम जाते जिसका आंसर आपको पता होगा कि ये आंसर है। ठीक है। तो जो सिर्फ जेलों की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करने की आवश्यकता है। क्योंकि देखो, नौकरी चाहे कैसी भी हो, नौकरी तो नौकरी हो। चाहे आप जेलों की नौकरी करो, चाहे आप आरटीएस की नौकरी करो, ठीक है। जेलों की नौकरी में शुरू के 2 साल में पे स्केल कम होता है, क्योंकि जो शुरू के 2 साल में जो पे स्केल होता है वो आपके शायद 22 से या 23,000 का होता है। तो कट कट के आपको 21,000 का मिलता है। ये सिर्फ 2 साल के प्रोबेशन में होता है। ठीक है। 2 साल के बाद इसमें प्रमोशन बहुत फास्ट है। इसमें जो इंक्रीमेंट मिलता है आपको पैसों का, वो भी बहुत फास्ट है। इसमें सरकारी जॉब तो वैसे भी आपको पता ही है कि नहीं, तो कोई भी आपको जॉब से तो निकाल पाएगा नहीं। और जेलों की जो नौकरी है वो सबसे इजी गोइंग नौकरी है। मतलब आप आराम से नौकरी भी कर सकते हो, आप आराम से अपना समाज के काम को तो निपटा सकते हो, आप अपने घर परिवार के काम को तो निपटा सकते हो, आप यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हो जेलों की नौकरी के साथ साथ। कितनी आसान नौकरी है। तो और
एक चीज याद रखना, जेलों की नौकरी में सबसे ज्यादा जो आपका कंपटीशन रहेगा ना, सबसे ज्यादा वो रहेगा आरजेएस के रिपीटर्स से। जो आरजेएस की तैयारी 1 साल से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, जो प्री मेंस इंटरव्यू तक जाके आए हुए हैं, उनके लिए जो जेलो है ना, वो 85% तो पीनट ही है। क्वेश्चन डायरेक्ट है, ज्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं है, और क्या बोलते हैं, मेंस का एग्जाम नहीं होता, प्री के बाद सीधा इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के अंदर जो आरपीएससी का जो बोर्ड है वो आपसे बहुत ही बेसिक से सवाल पूछते हैं। 5 से 10 मिनट का आपका इंटरव्यू होता है उसके अंदर, ठीक है। तो जो बच्चे, स्पेशली मैंने पूछा था आपसे इसलिए कि जो बच्चे जेलों की ही स्पेसिफिकली तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये कोर्स आसान है, लेकिन आपको 2 महीने दिन और रात पढ़ने पड़ेंगे आरजेएस के बच्चों के बराबर आने के लिए, तब जाके आप जेलों का एग्जाम क्रैक कर सकते हो। और याद रखना, जेलों के एग्जाम से इजीएस्ट एग्जाम दुनिया का बनी है, इससे ज्यादा डायरेक्ट एग्जाम कोई नहीं है। इस एग्जाम में ना जीके आती है, इस एग्जाम में ना लॉस ज्यादा है, गिनती के 5 से 6 या 7 लॉस है। अब कोई भी एलएलबी का स्टूडेंट हो, 3 ईयर का हो, 5 ईयर का हो, किसी भी स्टेज पर हो, जेलों का एग्जाम तो क्रैक कर ही सकता है आराम से। अब जेलों के एग्जाम में अगर मार्क्स की बात करें तो मार्क्स में आप ये मान के चलना कि 200 नंबर का टोटल पेपर है आपका, ठीक है। आप जब 4 क्वेश्चन सही करोगे ना, तब आपको 1 नंबर मिलेगा। 150 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ठीक है, 50 नंबर का पेपर है आपका, तो 4 क्वेश्चन जब आप सही करोगे ना, तब जाके आपको 1 नंबर मिलेगा। मतलब आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, शायद इसमें 40% तो आपको हर सब्जेक्ट में लाने लाने, चलो हर सब्जेक्ट के अलग अलग भी होंगे, लेकिन आपको 40% तो अचीव करने करने हैं। अगर मानो आपके 3 में आप टॉपर हो और यहाँ पे अगर आपको 40% नहीं करा, तो आप एग्जाम से बाहर, तो ऐसे ही होगा। और सबसे ज्यादा जो टेक्निकल चीज इस एग्जाम में पड़ती है, वो पड़ती है लैंग्वेज, क्योंकि जेलों की जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है ना, वो आरजेएस से भी कंपैरेटिवली टफ आती है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज पे भी तरीके से और ध्यान से पूरा का पूरा कमांड रखना, क्योंकि इसकी जो हिंदी व्याकरण है ना, वो थोड़ी सी आरजेएस से भी एक लेवल ऊपर ही आती है। आरजेएस मतलब फिर भी चलो ठीक है, डायरेक्टली में बात हो जाती है, यहाँ डायरेक्टली में बात नहीं होती, प्लस क्वेश्चन ज्यादा। आरजेएस के अंदर तो आपको शायद 15 क्वेश्चन तो इंग्लिश के मिलते हैं और 15 क्वेश्चन हिंदी के मिलते हैं, यहाँ पे 150 है। तो सिस्टम यूं है, तो 4 क्वेश्चन सही करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, 9 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर मिलेगा। अप्रोक्स इतना ही बैठता है ये 8 या 9 के आसपास, ठीक है ना। तो जेलों को लाइटली मत लेना, लेकिन जेलों इजीएस्ट भी बहुत है, क्योंकि ना तो आपको 15-20 लॉ याद करने हैं, ना आपको ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, ना आपकी कोई हैंड राइटिंग देखने के लिए बैठा है वहां पे कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है कि बेकार है। कई कई बार होता है ना कि आरजेएस के मेंस में कई लोग बोलते हैं कि हमको आता तो सारा था, लेकिन हमारी हैंड राइटिंग की वजह से मामला बैठ नहीं पाया हमारा, क्योंकि हमको पेपर छूट गया, हैंड राइटिंग हमारी अच्छी नहीं है। जेलों में ऐसा कुछ भी नहीं है, इजीएस्ट एग्जाम है अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, इजीएस्ट एग्जाम है अगर आप तरीके से हर प्रोविजन को याद करते हुए एग्जाम के अंदर सही तरीके से अटेम्प्ट करोगे। टाइम भी बहुत मिलता है एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, ऐसा नहीं कि टाइम बहुत कम मिलता है, 3 घंटे मिलते हैं आपको 150 क्वेश्चन, और इससे ज्यादा क्या ही लोगे आप, ठीक है। तो मोटा मोटी स्कीम समझ में आ गई जेलों की, कि किस तरीके से अप्रोच रहेगी, किस तरीके से एग्जाम रहेगा, किस तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। इस बार कितनी कट ऑफ, देखो कट ऑफ इससे तो कम जाएगी नहीं किसी भी सूरत में, क्योंकि बच्चे बढ़ ही रहे हैं, और आरपीएससी हर साल तो एग्जाम निकालता नहीं है। आरपीएससी एग्जाम निकालता है हर 2 साल में, 3 साल में, कभी 4 साल में भी निकलता है। 2019 में जो एग्जाम आया था ना, वो बहुत टाइम बाद आया था, 3-4 साल बाद, 3-4 साल 6 साल के बाद आया था, 5-6 साल के बाद।
तो आरपीएससी निकालता बहुत कम टाइम के लिए है। और किसी ने यूट्यूब पे नई सीरीज आई है टीवीएफ एस्पिरेंट्स, देखिए वो संदीप भैया का भी नया निकाला है उन्होंने, ऐसा ही कुछ। तो अगर किसी ने देखी हो तो टीवीएफ एस्पिरेंट में एक संदीप भैया होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन 4 बार यूपीएससी नहीं निकलता। तो यूपीएससी जब नहीं निकलता तो लास्ट में वो बनते हैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ लेबर, ठीक है, जो स्टेट बोर्ड का होता है, आपके ऑल ओवर इंडिया भी होता है, लेकिन यूपीएससी कंपैरेटिव तो नहीं होता। वैसे ही आरजेएस के बच्चों के लिए है, जिनका आरजेएस निकलता ना तो जेलों तो निकाल के ही रहते हैं, क्योंकि नौकरी तो चाहिए ना भाई, और सरकारी नौकरी तो सबको चाहिए। जेलों की नौकरी ज्यादा अच्छी है प्राइवेट के 40,000 रुपए से। मतलब प्राइवेट में अगर कोई आपको 60,000 भी दे रहा है ना, तो मेरी नजर में जेलों सबसे बेस्ट है। और आरजेएस के जितने भी थके हुए बच्चे हैं ना, जो अपने घर से बाहर आके कोचिंग करके तैयारी करते हैं और सारी चीजें करते हैं, उनके लिए तो ये मस्ट क्लियर वाला एग्जाम हो जाता है। तो वापिस से मैं कह रहा हूँ, जो सिर्फ जेलों की तैयारी कर रहे हैं, भैया आपके लिए कंपटीशन टफ है, तो आप सीरियसली ईमानदारी के साथ तरीके से ये एग्जाम फाइट करना, तभी जेलों निकाल पाओगे। नहीं तो 155 बहुत मुश्किल है। नेगेटिव के बाद ये जो 155 नंबर है ना 200 में से, ये नेगेटिव होने के बाद ही है, ठीक है ना। और रिजर्वेशन में भी कितना फायदा लोगे, 155 के अंदर ओबीसी वालों को 3 या 4 नंबर का फायदा मिल जाएगा, एससी एसटी वालों को 15 नंबर का फायदा मिल जाएगा, फाइट तो बराबर ही रहेगी। आपको मार्क्स तो जनरल जब भी जाके होगा, क्योंकि वो तो जो रिजर्वेशन में भी बच्चे हैं वो कभी भी रिजर्वेशन की कट ऑफ मत देखा करो, वो हमेशा जनरल की कट ऑफ देखा करो कि हमें यहाँ फाइट करनी है। क्योंकि जब वो ये अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे ना कि 155 लाने हमें, तब जाके रिजर्वेशन वालों के 145 150 के आसपास बनेंगे। और जनरल वालों, तुम तो जब तक दिमाग में ये संख्या नहीं लेके चलोगे ना, तब तक ये नहीं ला पाओगे, ठीक है ना। क्लियर है क्या यहाँ तक ऑनलाइन? जी सर। यस सर। कॉन्स्टिट्यूशन, आज क्लासेस हमारी 3 हो गई, तो मतलब हम आधे तो अपने हथियार डाल चुके हो अगर देखा जाए लास्ट क्लास के अंदर है। बस अब वेट कर रहे हो कि मौसम नहीं बढ़िया सर, है, ऐसा नहीं है, फटाफट यहाँ से ऐसा बाहर कुछ निकले। नहीं है सर। वही तो, मतलब मौसम बढ़िया है आज, तो फटाफट ही क्लास खत्म हो, यहाँ से बाहर निकले, घूमे फिरे। नहीं होता है जनरली लास्ट क्लास के अंदर हमेशा जो एनर्जी रहती है ना, वो 30-40% ही रहती है, क्योंकि 3 घंटे पहले इतना सुन चुके होते हैं और इतना सोच चुके होते हैं और इतना लिख चुके होते हैं कि लास्ट में ऐसा बचता है कि अभी निकल जाए ज्यादा, क्या ही मतलब है इसका। अब देखो कॉन्स्टी का अगर मैं तुम्हें बताऊं आरपीएससी के सिलेबस के हिसाब से, तो उन्होंने तो बहुत ही लिमिटेड बोल रखा है कॉन्स्टी के अंदर। उन्होंने बोल रखा है कि आप हमें सिटीजनशिप के बारे में बता दो, आप हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता दो, आप हमें जो एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस है उनके बारे में बता दो, आप हमें जुडिशरी के बारे में बता दो, और आप हमें थोड़ा बहुत जो पार्लियामेंट की पावर्स वगैरह है उनके बारे में बता दो, और जो रिलेशन है एग्जीक्यूटिव का आपस के अंदर लेजिस्लेटिव के साथ और जुडिशरी के क्या उसमें इंपॉर्टेंस होती है वो बता दो। हर साल आरपीएससी यही सिलेबस देता है, और हर साल आरपीएससी धोखा भी करता है, ये गारंटेड है। कभी भी जेलों के एग्जाम में आरपीएससी ने जो सिलेबस दे रखा है ना, वो कभी भी कंप्लीटली ब्लाइंडली फॉलो मत करना।
क्योंकि आरपीएससी हमेशा बोलता है कि कॉन्स्टी में हमको सिर्फ 6 चीज चाहिए और एग्जाम के अंदर वो दे देता है 10 चीज। अब एग्जाम सेंटर के अंदर बच्चे आपस में देख रहे होते हैं कि तेरे को आता है, तेरे को आता है, तेरे को आता है, तो एग्जाम का वो पार्ट ही नहीं है। अब उसमें भी कई लोग नेता बन जाते हैं कि आउट ऑफ द एग्जाम सिलेबस आ गया, ठीक है, आउट ऑफ द सिलेबस पूछ लिया आरपीएससी ने। हाई कोर्ट में रेट लगती है, 50 चीजें होती है, एग्जाम लेट हो जाता है। लेकिन अल्टीमेटली कितनी रेट लगा लो हाई कोर्ट में, हमेशा जो एग्जामिनर है ना वही प्रिवेल करता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर अपन बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरव्यू तो अपन एक बार पूरा ही लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज छोड़ने की है, मतलब जो किसी भी चीज से पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट नहीं है वो अपन फिर भी छोड़ सकते हैं। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ आरपीएससी के सिलेबस के हिसाब से अपन नहीं पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। और अपन इस तरीके से पढ़ेंगे कि आरपीएससी कहीं से भी कुछ भी उठा के कोई भी क्वेश्चन दे देगा तो आपको जवाब पता होगा कि हाँ ये वहां पर था और इसका आंसर ये, ठीक है। क्योंकि होता है हर साल आरपीएससी हमेशा ये चीज करता है कि वो आउट ऑफ द कोर्स जाके ही हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा। कभी भी सिलेबस को पूरी तरीके से डिफाइन नहीं करता कि क्या पूछना चाह रहा है, और एग्जाम के अंदर सरप्राइज दे देता है, उससे तो कट ऑफ के अंदर भी गिरावट आती है। और जो बाकी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे सिलेबस के हिसाब से, उनसे आपका कम से कम, ज्यादा भी नहीं तो 10 से 15 नंबर के मार्क्स का पोटे एडवांटेज होता है अगर आप पूरा ढंग से पढ़ के जाओगे तो। भाई जो बाकी बच्चे जो चीज पढ़ के नहीं जाएंगे और आप वो चीज पढ़ के जाओगे तो 10 से 15 नंबर ज्यादा ही है ना आपके उनसे, कैसे भी करके। लैंग्वेज को हटा के लॉ के अंदर तो ज्यादा ही ज्यादा आएंगे आप, है ना। तो चलो कॉन्स्टी चालू करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट बता देता हूँ, इंटरेस्टिंग है, कहानी की जैसी सुन लेना, ज्यादा दिमाग को प्रेशर करने की भी जरूरत नहीं है। अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि संविधान क्या होता है, संविधान अपना बना कैसे, कैसे कैसे उसके अंदर फॉर्मेशन हुए, उन लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि अपने भारत के संविधान को किस तरीके से उन्होंने मॉड्यूलेट किया, किस तरीके से बनाया, कितना टाइम लगा, संविधान का फीचर्स क्या होते हैं, अपन यही सब बातें करेंगे, है ना। तो बढ़िया सी कहानी है और अपने देश की कहानी है, तो आराम से सुन लो, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि संविधान होता क्या है। हाँ, कोई ऑनलाइन में से पार्टिसिपेट करना चाहेगा? यस सर। हाँ जी जी बताओ। संविधान संविधान सर एक लिखित दस्तावेज होता है सर, जो सर एक संहिता कानून होता है, जो सर भारत की जनता द्वारा भारत की जनता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। अच्छा ठीक है, और संविधान के अंदर होता क्या है? सर संविधान के अंदर सर मतलब एक एक संहिताबद्ध विधि होती है सर, जिससे मतलब शासन के तीनों अंगों का वर्णन होता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, जिससे सर मतलब शासन के तीनों अंग चलते हैं। और जहां पर जनता, लोकतंत्र में सर जनता मतलब परमेश्वर होती है, मतलब जनता के द्वारा जनता का शासन। ठीक है, और कोई? संविधान देश का सबसे बड़ा विधान होता है, जिससे अन्य सभी विधियां मतलब निकलती हैं। बाकी स्रोत उसी मेन संविधान ही होता है संविधान। ठीक है, लिखित दस्तावेज होता है सर, और यहाँ का हाँ सबसे जी, बड़ा विशाल सर ये लिखित दस्तावेज होता है सर, और भारत का संविधान जो लिखित सबसे बड़ा संविधान है भारत का। हाँ ठीक है। डॉक्यूमेंट है जिसके बियॉन्ड जाके कोई भी काम हो सकता है। वो ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया क्यों है, क्या जरूरत पड़ी थी कि अपन को कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा? ताकि लोगों को संहिता बदले, ताकि लोगों को संहिता बदल सके, लोगों को जस्टिस मिले, लोगों के बीच में लिबर्टी मिले, इसमें फ्रेटर्निटी बनी रहे। और तो संविधान सिर्फ लोगों के लिए बनाया था या फिर और किसी के लिए भी बनाया था? संविधान इसके प्रियम्बल में ये तो बताया है कि वो सब चीजें एकदम सही है आपकी,
सोशल लोगों के लिए है, इकोनॉमी के लिए। वो सब भी आपकी सही है कि संविधान लोगों के लिए बना है, लोगों के अधिकारों के लिए बना है और उसके अंदर सब कुछ बता रखा है। लेकिन जो संविधान आपका जो मेन बना है ना, वो पता है काहे के लिए बना है? राज्य को संचालित करने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। और राज्य का मतलब अगर इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से आप देखोगे ना, तो राज्य को कंट्री बोलते हैं। क्योंकि अगर आपने इंटरनेशनल लॉ पढ़ी हो तो हर कंट्री को स्टेट के नाम से अपन बोलते हैं। वो स्टेट है, ये स्टेट है, इंडिया स्टेट है, यूएस स्टेट है, ठीक है। तो संविधान मतलब अपन सिर्फ भारत के कल्चर में बात नहीं कर रहे, अपन सिर्फ संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें किसी भी राज्य का शासन कैसे चलेगा, किस प्रकार से चलेगा, किस तरीके से चलेगा, राज्य के लोगों का एक दूसरे के प्रति आचरण कैसा रहेगा, राज्य की सरकारें कैसे काम करेगी, राज्य के अंदर कौन सी सरकार किस तरीके से काम करेगी, कौन इसको हेड करेगा, गवर्नमेंट कैसी रहेगी, उन सब लोगों की पावर कैसी रहेगी। इसके अलावा आपकी जो कोर्ट वगैरह है, उनका कोई भी डिस्प्यूट होता है उसका संचालन कैसे होगा, वो सब आपको कौन बताएगा? तो संविधान को अपन बोलते हैं कि सुप्रीम लॉ है ये किसी भी कंट्री का। किसी भी कंट्री में अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसका मतलब ये है कि इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ना तो इससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, ना इससे ऊपर प्रेसिडेंट है, ना इससे ऊपर नरेंद्र मोदी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम लॉ है। मतलब अगर हिंदुओं के लिए डाल लो तो भगवत गीता, मुस्लिम के लिए डाल लो तो कुरान। ठीक है, ये होती है कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर मैं अपने लॉ की बात करूं तो किसी भी कंट्री का लॉ दो तरीके से काम करता है, मोटा मोटी चीज दिमाग में रखना। किसी भी देश का किसी भी देश का लॉ दो तरीके से काम करता है। पहला, राइटिंग मेरी बहुत खराब है, इसका कोई ऑप्शन नहीं देना पड़ता। समझ में आ रहा है ना? बाकी दिख रहा है ना? ऑनलाइन दिख रहा है ना तुम सबको? यस सर, हिंदी मीडियम है सर हम। हाँ हाँ, तो हिंदी में भी लिख रहा हूँ मैं। ये समझ में तो आ हाँ रहा है सर, ना हिंदी? यस सर आ रहा है।
जी सर ये लास्ट में कंडक्ट ऑफ इट्स मेंबर्स है ना? मेंबर्स, राज्य के मेंबर कौन होते हैं? अभी तो मेंबर है राज्य के। तो हम किसी के साथ गलत काम ना करें, चोरी चकारी ना करें, फ्रॉड व्रॉड ना करें, तो राज्य का अधिकार तो है ना हमारे कंडक्ट को रेगुलेट करें। तो उसके लिए भी कानून चाहिए। एक कानून राज्य को ही गवर्न करने के लिए चाहिए, दो तरह के कानून चाहिए होते हैं हमको, ठीक है। किसी भी देश में ये ही दो तरीके के कानून होता है। एक कानून जो राज्य को गवर्न करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है, ताकि राज्य भी अपनी मनमर्जी से मनमाने तरीके से काम ना करे। देखो किसी भी कंट्री में अगर डिक्टेटरशिप है तब तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो डिक्टेटर है, वो तो अपने हिसाब से काम करेगा। लेकिन किसी भी कंट्री के अंदर अगर डेमोक्रेसी है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फिर आपको कानून तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। हाँ, दूसरा ऐसा कानून चाहिए जिससे राज्य अपने ही लोगों को, उनके कंडक्ट को, उनकी चीजों को रेगुलेट कर सके। अब कोई मुझे बता सकता है क्या कि ऐसे कौन से कानून है जिसका राज्य अपने ही लोगों के, मेंबरों के कंडक्ट को रेगुलेट करता है? सर आईपीसी ऐसा लॉ बताओ जिसमें राज्य, ठीक है, यहाँ पे अपन राज्य को गवर्न नहीं कर रहे, यहाँ पे राज्य गवर्न कर रहा है। राज्य उसके जो मेंबर्स है, यानी जो सिटीजन्स है, यानी जो लोग बाग रह रहे हैं, उनके कंडक्ट को रेगुलेट करता है, गवर्न करता है। मतलब उनके जो भी आचरण है, जो राज्य के सदस्य है। और सर मानहानि 499 को कंट्रोल करता है। कानून की, हाँ चलो वो भी परफेक्ट आंसर है आपका। लेकिन जैसे अगर एग्जांपल दूं, टॉर्च सबने सुनी है? Yes. लेकिन कॉन्सेप्ट तो टॉर्च के अंदर ये सारे डिफेमेशन हो गया, आपके नेग्लिजेंस हो गया, आपके कोई भी वाइकरियस लायबिलिटी हो गया, कर तो राज्य ही रहा है एक तरीके से। अगर टॉर्च के अंदर भी अगर कोई भी केस फाइल होता है तो वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान तो आता ही है। क्रिमिनल लॉ में सब हो गया, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, जो लॉ डालना है वो हो गया। हो गया। तो इन सब लॉज को क्या बोलते हैं अपन? हिंदी वालों को समझ में आएगा तुमको? अजीत जी, यस सर, आ रहा है समझ में। जिन कानूनों में राज्य अपने सदस्यों के आचरणों को नियंत्रित करता है, उन कानूनों को अपन बोलते हैं प्राइवेट लॉ। जिसके अंदर कानून कौन से आते हैं आपके, चाहे वो क्रिमिनल लॉ का हो, चाहे वो आपके प्रॉपर्टी के विवाद का हो, प्रॉपर्टी कानून हो, वो सारे कानून प्राइवेट लॉ के अंदर आते हैं। एक कानून तो होता है ये, और एक कानून होता है ये। इसमें कौन से होते हैं? संविधान, और एक होता है अपना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और एक होता है आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। सर फिर सिविल लॉ किसमें कवर होगा? पार्टियों के बीच की लड़ाई है, वो तो इसका पार्ट हो गया ना भाई। आर्बिट्रेशन के अंदर क्या होता है, दो पार्टियां प्राइवेट ही तो होती है, प्राइवेट पार्टी हो गई, आपस में लड़ रही है, आर्बिट्रेशन हो गया, तो प्राइवेट लॉ हो गया ना आपका। देखो ये सब मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम का पार्ट है। आपसे मानो ये पूछ ले
कि टॉर्ट्स कौन सा लॉ है, पब्लिक लॉ है, प्राइवेट लॉ है, कौन सा लॉ है। अब टॉर्ट में बच्चे का दिमाग लगाते हैं कि टॉर्ट के अंदर तो पब्लिक ही लड़ती है आपस में, तो पब्लिक लॉ होगा, नॉर्मल सी चीज है। लेकिन आपको जब यही पता नहीं होगा कि पब्लिक लॉ क्या होता है, प्राइवेट लॉ क्या होता है, आप कॉन्स्टिट्यूशन का आपसे पूछ ले या आपसे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का ही पूछ ले कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ नहीं, ये प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ किसका पार्ट है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो किसका पार्ट है, तो दिमाग एक बार तो भूलेगा ही ना वहां पे कि यार ये पब्लिक था कि प्राइवेट था। ये वाली चीज अपन को क्लियर है। समझ में आ रहा है ना। सर हाँ जी, तो जैसे फिर ये कन्वेंशन होते हैं, ह्यूमन राइट लॉज होते हैं, क्या? ये फिर जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशंस होती हैं, ह्यूमन राइट लॉज होते हैं, तो फिर सर ये अब आपके पब्लिक लॉ। जो भी, हाँ मैं बता रहा हूँ, जितनी भी आपके इंटरनेशनल कन्वेंशंस है और जितनी भी आपके सारी चीजें हैं वो सारी की सारी आपके पब्लिक लॉ का ही पार्ट है, ठीक है। क्योंकि देशों को गवर्न कर रही है इंटरनेशनल ट्रीटीज की। भारत पाकिस्तान को अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी गवर्न कर रही है तो अल्टीमेटली पब्लिक लॉ का तो पार्ट हुई ना, क्योंकि देशों को गवर्न कर रही है, स्टेट को गवर्न कर रही है आपके वो। कंट्री के अंदर ही स्टेट और स्टेट की लड़ाइयां जो होती है, कंट्री के अंदर ही, स्टेट होती है ना, हाँ राजस्थान हरियाणा की चल रही हो, हाँ, तो वो भी आपके एक तरीके से है बात पब्लिक लॉ की, क्योंकि वो गवर्न किससे करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन से तो करेगी। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दे रखा है कि जब कभी भी किसी दो राज्यों की आपस में लड़ाई हो किसी भी चीज को लेके, चाहे नदी की हो चाहे किसी भी चीज की हो, तो उसका निवारण कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। तो पब्लिक लॉ का तो पार्ट हो गया ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट हो गया। ये कभी भी किसी दो राज्यों की लड़ाई होगी उसका निवारण सुप्रीम कोर्ट करेगा, ये कहाँ लिखा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो लिखा है। तो अपने आप ही पब्लिक लॉ का पार्ट हो गया ना वो। अब सही अगर क्वेश्चन अपन हो बात गया। करें, हाँ मैम, तो जैसे आपने प्राइवेट लॉज के अंदर क्रिमिनल लॉ में डिफाइन कर दिया कि सारे क्राइम्स या जो भी उससे रिलेटेड कौन से मैम? प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव। सर आपने जितने भी क्राइम्स रिलेटेड लॉज हैं वो क्रिमिनल लॉ के अंदर कब डाल दिए हैं। इसी प्रकार से हाँ प्रॉपर्टी लॉ लिखने की बजाय इसमें सिविल लॉ लिख सकते हैं। देखो, मेरा कहने का जो पॉइंट है, जो मुद्दा है वो ये है कि दो तरीके के लॉ होते हैं। एक तो जो राज्य को, किसी स्टेट को चलाते हैं, ठीक है, एक कानून तो स्टेट के ऊपर है। अब दूसरा कानून जो स्टेट चला रहा है आप लोगों के ऊपर। अब आप बात कर रहे हो कि जैसे प्रॉपर्टी लॉ है, प्रॉपर्टी लॉ के अंदर तो वो तो सिविल हो गया, तो वो मैटर नहीं करता कि सिविल है कि क्रिमिनल है। कहने का पॉइंट सिर्फ इतना सा ही है कि जहां पे बात राज्य की हो रही है कि राज्य या स्टेट किसी भी अपने रहने वालों के ऊपर कोई भी कानून लगा रहा है, चाहे वो आपके कोविड का रिलेटेड का कानून हो, चाहे वो आपके मनी लॉन्ड्रिंग का हो, चाहे वो आपके सीआरपीसी का हो, चाहे वो आपके आईपीसी का हो, चाहे वो आपके बैंकिंग लॉज हो, चाहे प्रॉपर्टी लॉज हो, वो सब के सब प्राइवेट लॉ का पार्ट होता है हर कंट्री के अंदर, ठीक है। जिनको चलाता कौन है, राज्य है। जिनको बनाता कौन है, राज्य है। जिनको पास कौन करता है, राज्य है। किसके ऊपर लागू होते हैं, इंसानों के ऊपर जो राज्य में रह रहे हैं। लेकिन राज्य को कौन चला रहा है, राज्य पैदा कहां से हुआ, राज्य के अंदर चीफ मिनिस्टर होगा कि गवर्नर, कौन बताएगा ये सब। राज्य के आपस में कोई डिस्प्यूट हुआ उसको सुलझाएगा कौन, कौन बताएगा ये सब। अब क्लियर है। यस सर। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा फर्क नहीं होता।
थोड़ा सा ही फर्क होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पार्ट है, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है आपका, वो संवैधानिक लॉ का पार्ट है। अब इसके अंदर और क्या क्या चीजें होती है, पहला मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको अपन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं। दूसरा जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का ही पार्ट है। अब कोई भी 13 जज बेंच जजमेंट आया, कोई भी क्या केशवानंद भारती आया, अब वो संविधान के किसी भी आर्टिकल में तो है नहीं, तो क्या वो कानून नहीं है आज की डेट में? कानून है। केशवानंद भारती ने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन होनी चाहिए, आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, ये सब बातें बोली। अब संविधान में तो कुछ भी अमेंडमेंट नहीं हुआ उसके चक्कर में, लेकिन फिर भी जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया वो है तो इसी का ही पार्ट, ठीक है। लागू राज्य के ऊपर ही हो रहा है कि राज्य ऐसा कोई काम नहीं करेगा, तो ये भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का ही पार्ट है। तीसरा कन्वेंशंस, कोई भी आपकी इंटरनेशनल ट्रीटी है, कोई भी आपका पुराने टाइम से कन्वेंशनल चलती भी आ रही है, कस्टमरी फॉर्म में ले लो या स्टैट्यूटरी फॉर्म में ले लो, वो सब भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिख रखा है? जुडिशियल, एक सेकंड में बता रहा हूं। एक सेकंड, संवैधानिक विधि क्या कह रहे थे? ये जो पुण्य लिखा है, प्रथा, प्रथा, संधि वर्ड ज्यादा सुटेबल नहीं है क्या प्रथा की जगह? क्या मैम? संधि वर्ड ज्यादा सुटेबल नहीं है यहाँ प्रथा की जगह? इसकी जगह नहीं सर, ये कन्वेंशन प्रथा जहाँ आपने लिखा है प्रथा। देखो, कन्वेंशन को वैसे तो प्रथा ही कहते हैं, लेकिन अगर इससे अच्छा भी कोई वर्ड है तो आप यूज कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ लॉ ही होना चाहिए। बाकी जो इसका